अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, हमने अपना चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है, जो कि है आपके पास डिसीजन कंस्ट्रक्ट के बारे में। तो बेसिकली आपको जो चैप्टर नंबर 11 है डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स, उसमें बेसिकली हम किन चीज़ों को लेके चलते हैं, उनमें हम बात करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स या प्रोग्राम्स होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि आपके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसके फ़्लो को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसलिए उनको कहा जाता है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। अब आपके पास जो सी लैंग्वेज है वो डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। उन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आपके पास आते हैं सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, जिसमें आपकी स्टेटमेंट्स वन आफ्टर अदर एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर क्या होता है कि जिस तरह आप स्टेटमेंट जिस सीक्वेंस के साथ स्टेटमेंट लिखती हैं उसी सीक्वेंस के साथ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करती हैं। फिर आपके पास आता है रेपिटेशन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप बजाय ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन या स्टेटमेंट्स को लिखने के आप लूप्स यूज़ करते हैं। फिर लूप जो है आपके पास स्मॉल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को या फिर स्टेटमेंट्स को आपने जितने स्पेसिफिक नंबर टाइम्स जो है रिपीट कर देती है, उसके थ्रू आप अपने कोड को छोटा भी कर लेते हैं और आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो टाइम टेकिंग नहीं होती। और उसके बाद आपकी थर्ड टाइप है सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स, जिसमें आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हुए कंडीशंस को फॉलो करती है। जब आपकी कंडीशन स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती है। अगर आपकी स्टेटमेंट की कंडीशंस फॉल्स होती है तो आपकी जो एग्जीक्यूशन जो है वो उस स्टेटमेंट के लिए इग्नोर हो जाती है। अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स को डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है, इसको कंडीशन स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है। हम बेसिकली उन्हीं स्ट्रक्चर्स को डिटेल में देख रहे हैं, जिसमें हमने इफ़ स्टेटमेंट की बात की, इफ़ स्ट्रक्चर की बात की, फिर हमने इफ़ एल्स स्ट्रक्चर की बात की। इफ़ में क्या होता था? इफ़ में आपके पास जो स्टेटमेंट होती थी उस स्टेटमेंट की कंडीशन चेक होती थी, वेदर उस स्टेटमेंट की जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स। अगर स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू होती है तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देती है, अगर स्टेटमेंट की कंडीशन फॉल्स होती है तो वो उसको सिंपली इग्नोर कर देती है। उसके बाद सेकंड आपके पास आती थी इफ़ एल्स स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है? जिसमें आपके पास दो वेज आ जाते हैं। इसमें होता ही है, जब आपकी पहली कंडीशन अगर ट्रू होती है स्टेटमेंट की कंडीशन, तो आपके पास फर्स्ट ब्लॉक जो है वो चलता है और सेकंड वाला इग्नोर हो जाता है, ये स्किप हो जाता है। और अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका फर्स्ट ब्लॉक इग्नोर होता है, स्किप होता है, और सेकंड ब्लॉक जो है रन करता है। इसमें आपके पास दो पॉसिबिलिटी वेज होती हैं जो कि प्रोवाइड की जाती हैं, इफ़ या फिर एल्स। अब ये डिपेंड करता है, अगर तो स्टेटमेंट ट्रू होती है तो पहला स्ट्रक्चर चलता है, पहला ब्लॉक चलता है, सेकंड स्किप होता है। और अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड ब्लॉक चलेगा, पहला स्किप होगा। दोनों ब्लॉक्स एट अ टाइम पे वर्क नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोगों ने आज भी इफ़ स्टेटमेंट की एक और टाइप पढ़नी है, जिसका नाम है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं इफ़ स्टेटमेंट विद मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें क्या है, इसकी वर्किंग कैसे है, हम इसको देखते हैं। इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू चूज़ one block of statements from many blocks of statement.
इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या करती है, ये ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आप यूज़ करते हैं वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को चूज़ करने के लिए फ्रॉम मैनी ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट। आपके पास ज़्यादा स्टेटमेंट्स के ब्लॉक्स हैं, आप उसमें से कोई सा एक ब्लॉक चूज़ करें। और किसके थ्रू करते हैं आप ये, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट स्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर मैनी ऑप्शंस and only one block of statements should be executed on the basis of a condition। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हों। ठीक है, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हों तो हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं और उसमें से जस्ट एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना होता है और वो भी बेस करता है उसकी कंडीशन के ऊपर। तो बेसिकली आपके पास इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, इसको आप यूज़ करते हैं ताकि आप मैनी ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट में से किसी एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को चूज़ करें और उसको एग्जीक्यूट करें। इसके अंदर आपके पास, आप इसको तब यूज़ करते हैं जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हों और कोई सा एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना होता है और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन को देखते हुए, कंडीशन को ध्यान में रखते हुए किसी एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना होता है। ठीक है, तो बेसिकली इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट में आपके पास चॉइस आ जाती है कि आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ ब्लॉक हैं और उसमें से किसी एक को आपने चूज़ करना है और वो एग्जीक्यूट होगा कंडीशंस को देखते हुए। अब हम बात करते हैं इसके सिंटेक्स की। तो बेसिकली इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसमें आपने देखना होता है कि सबसे पहले आपके पास सिंटेक्स में आता है इफ़ कंडीशन। ठीक है, इफ़ कंडीशन के अंदर आपके पास ब्लॉक 1 आता है जिसके अंदर आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आती है। उसके बाद आती है आपके पास सेकेंड कंडीशन एल्स इफ़। ठीक है, उसके अंदर भी आपके पास कंडीशन आती है, स्टेटमेंट्स आती है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, जिसको हम नाम देते हैं ब्लॉक 2। फिर आपके पास अगेन आपकी मर्जी है, एल्स इफ़ एक और कंडीशन लगाना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर भी आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आती हैं, उसको हमने नाम दिया ब्लॉक 3 का। उसके बाद अगेन आपके पास आपकी मर्ज़ी है, आप इसको मज़ीद बढ़ाना चाहें, ज़्यादा कंडीशंस यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस इफ़ स्टेटमेंट के लिए एल्स यूज़ करेंगे लास्ट पे। ठीक है, ये आपका लास्ट ब्लॉक होगा। ठीक है, आप इफ़ एल्स के दरमियान में एल्स इफ़ के जितने मर्ज़ी ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास सिंटेक्स है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आप इफ़ की कंडीशन यूज़ करते हैं। इफ़ के अंदर आपने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी जिसको आपने कहा ब्लॉक 1। फिर उस इफ़ के बाद आपके पास नेक्स्ट आते हैं एल्स इफ़ कंडीशन। उसके अंदर आपने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी जिसको आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा, उसको नाम दे दिया आपने ब्लॉक 2 का। फिर आपने मज़ीद एक और कंडीशन लगानी है तो एल्स इफ़ अगेन यूज़ किया, उसको नाम दे दिया ब्लॉक 3 का। कंडीशन यूज़ करते हुए ब्लॉक 3 का नाम दे दिया, और सॉन जितनी मर्ज़ी आप कंडीशन यूज़ करें। और लास्ट जब आपने करना होता है, लास्ट कंडीशन जब आपके पास कोई कंडीशन रन नहीं करेगी तो इस इफ़ का एल्स आएगा। ठीक है, इस इफ़ का क्या आएगा, एल्स आएगा। उसको आप लास्ट ब्लॉक कंसिडर करेंगे जो कि आपके पास होगा ब्लॉक n। तो बेसिकली ये आपके पास सिंटेक्स ऑफ इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर, जिसमें आपके पास आपकी मर्ज़ी से मैनी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और कंडीशन को देखते हुए आप किसी भी ब्लॉक को जो है एग्जीक्यूट करवाएंगे। अगर आपकी कंडीशन इफ़ पे ही कंप्लीट हो रही है तो इफ़ रन करेगा, कंडीशन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, फुलफ़िल कर रही है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा।
अगर ऊपर में से किसी के ऊपर भी कंडीशन जो है अप्लाई नहीं हो रही, फुलफिल नहीं हो रही, तो आपका एल्स ब्लॉक चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास सिंटैक्स। उसके बाद आपके पास क्या आता है, वर्किंग ऑफ if else if. The test conditions in if else statement with multiple alternatives are executed. जो टेस्ट कंडीशंस हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए, वो मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स, मतलब आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, उनके लिए एग्जीक्यूट की जाती हैं इन अ सीक्वेंस की फॉर्म में, until a true condition is reached, जब तक कि आपके पास ट्रू कंडीशन नहीं आ जाती। तो बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, आप टेस्ट कंडीशंस को देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर। पहले आपकी इफ़ स्टेटमेंट चलती है जिसके अंदर कंडीशन मैच होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो आती हैं नेक्स्ट टेस्ट कंडीशंस आती हैं, टेस्ट कंडीशंस आती हैं, वो होती हैं आपके पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के अंदर मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स, जिनको आपने एग्जीक्यूट करवाना होता है सीक्वेंस के अंदर। और सीक्वेंस में एग्जीक्यूट सब होती हैं क्योंकि उसने कंडीशन को देखना होता है अनटिल आपके पास करेक्ट कंडीशन या ट्रू कंडीशन रीच नहीं हो जाती या आपको ट्रू कंडीशन मिल नहीं जाती। ठीक है, सो द टेस्ट कंडीशंस in if else statement with multiple alternatives are executed in a sequence until a true condition is reached। ठीक है, तो तमाम टेस्ट कंडीशंस इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स पे कंसिस्ट की हुई हम एग्जीक्यूट करवाते हैं until हमारे पास ट्रू कंडीशन नहीं पहुंच जाती। इफ़ अ कंडीशन इज़ ट्रू, अगर आपकी कोई कंडीशन ट्रू होती है, the block of statements following the condition is executed। तो जो जिस ब्लॉक ने आपकी कंडीशन को फुलफ़िल किया है, ये कंडीशंस को ट्रू रिजल्ट जनरेट करके दिया है, वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट करेगा। जैसे आप अपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें आपने देखना है सारे ब्लॉक्स के अंदर कंडीशंस को। ठीक है, अब आपने ब्लॉक्स में कंडीशंस को चेक किया और आपने देखा कि आपके पास एक कंडीशन आई है जो कि ट्रू रिजल्ट जनरेट करके दे रही है। ठीक है, अब उस ट्रू रिजल्ट के अगेंस्ट में क्या हुआ कि आप उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे जो कि आपके ट्रू रिजल्ट को जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, इसलिए वो कंडीशन जब आपकी ट्रू होती है तो वही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है जो कि कंडीशन को फॉलो करती होगी। द रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड। और जैसा कि आपको पता है इफ एल्स स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वन जो है सही वाली कंडीशन उसने रन करना होता है और दूसरी वाली ने स्किप होना होता है। तो जब आपकी सही वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, सही वाला ब्लॉक या ब्लॉक सेट ऑफ स्टेटमेंट जो आपने एग्जीक्यूट करा ली, तो जो बाकी की आपके पास ब्लॉक्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो स्किप हो जाएंगे। इफ़ अ कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंडीशन इज स्किप्ड। तो जिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को आप फॉलो कर रहे हैं, जो कि कंडीशन को फॉलो करती होगी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, उसको स्किप कर दिया जाएगा। ये वही चीज़ है, अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो उस ब्लॉक को स्किप कर दिया जाएगा। द स्टेटमेंट आफ्टर द लास्ट एल्स आर एग्जीक्यूटेड इफ़ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। और इस तरह जब आप चेकिंग करते हैं तमाम कंडीशंस के लिए, तमाम ब्लॉक्स के लिए कंडीशन चेक की, अब आपके पास अगर सब ब्लॉक्स के रिजल्ट जो हैं वो ज़ीरो आ रहे हैं, ये फॉल्स आ रहे हैं सॉरी, ठीक है, तो फिर आपका लास्ट जो ब्लॉक होगा एल्स के लिए
वो एग्जीक्यूट होगा। जब ऊपर की तमाम ब्लॉक्स की कंडीशन जो है वो फॉल्स रिजल्ट जनरेट कर रही हैं, तो लास्ट पे आपके पास जो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा वो होगा एल्स का ब्लॉक। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास वर्किंग ऑफ इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें इसके फ़्लो चार्ट की, तो फ़्लो चार्ट इसका कुछ इस तरह होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपके पास फ़्लो चार्ट में एग्जीक्यूशन कंट्रोल आपके पास आता है कंडीशन 1 की तरफ। अगर तो कंडीशन 1 ट्रू होगी तो आपकी स्टेटमेंट ब्लॉक 1 चलेगी, और चलने के बाद वो यहाँ पर बाहर निकलेगी। अगर फॉल्स होगी, कंडीशन 1 फॉल्स होगी, तो आपकी कंडीशन 2 के ऊपर चेकिंग आएगी। ठीक है, फिर कंडीशन 2 को चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी ये स्टेटमेंट ब्लॉक 2 चलेगी, अदरवाइज़, और चलने के बाद वो बाहर आ जाएगी। अदरवाइज़ आपके पास फॉल्स कंडीशन में नेक्स्ट कंडीशन लाई करेगी, उसकी तरफ कंट्रोल चला जाएगा। करते करते अगर आपके पास सारी कंडीशंस फॉल्स आ जाती हैं, तो लास्ट पे आपके पास जो लास्ट ब्लॉक बचता है एल्स का, वो चलेगा, और आपकी जो कंट्रोल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली ये है फ्लो चार्ट ऑफ इफ़ एल्स इफ़। तो अब हम ना प्रोग्राम से इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोग्राम को। हम प्रोग्राम लिखते हैं दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम अ यूज़र एंड डिटरमाइंस वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। हम एक यूज़र से नंबर लेते हैं और उस नंबर में क्या करते हैं, यूज़र से नंबर लिया और उसको हमने चेक करना है कि डिटरमाइन करना है कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है। तो हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम जब भी लिखते हैं, आपको पता, आप प्रोग्राम में लिखने से पहले सबसे पहले क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं आप, हेडर फाइल्स। बेसिकली हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम में क्या लिखेंगे, हेडर फाइल्स। तो सबसे पहले आपके पास आएगा हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरी लाइब्रेरी, दूसरे हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, जो कि है आपके पास हैश इंक्लूड conio डॉट एच, जो कि है आपके पास कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं अपनी वॉइड मेन की बॉडी। यहाँ से अपने फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ एक वेरिएबल डिक्लेयर, जो कि मैंने यूज़र से इनपुट लेना है। फिर मैंने उसको बताना है कि जो आपका जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है वो मेरे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है। और मैंने स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करना है, इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। यूज़र ने किसी नंबर को एंटर करना है, तो नंबर को एंटर करने के लिए मैं लेती हूँ इंटीजर टाइप का वेरिएबल। तो मेरे पास आएगा इंट टाइप का नंबर। ठीक है, उसके बाद मैं करवाती हूँ अपनी स्क्रीन को क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास क्लियर स्क्रीन का फंक्शन, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ हो गया। नेक्स्ट में मैंने यूज़र से नंबर एंटर करवाना है, तो मैं चाहती हूँ मैं यूज़र को एक टेक्स्ट जो है डिस्प्ले करवा के दूँ, ताकि वो नंबर एंटर करे। तो जब मैंने टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाना है, तो मैं अपने आउटपुट के लिए, डिस्प्ले करने के लिए जो फंक्शन यूज़ करूँगी वो है मेरे पास प्रिंट एफ का फंक्शन। ठीक है,
जो कि आपके पास लाइब्रेरी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के फंक्शन में ऑलरेडी डिफाइंड है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ printf की स्टेटमेंट को यूज़ करना। printf, अब इसके अंदर मैंने कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज़ किया। एंटर नंबर, उसके बाद मैंने क्या किया, अब ये स्टेटमेंट शो होगी यूज़र को, तो यूज़र इसके बाद जो है नंबर एंटर करेगा, और नंबर एंटर करने के लिए मुझे इनपुट के लिए एक फंक्शन लेना पड़ेगा जो कि है मेरे पास स्कैनफ। किस टाइप के वेरिएबल को मैं ले रही हूँ, किस टाइप के नंबर को मैं रिसीव करूँगी, इंटीजर टाइप का। तो जब मैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल को रिसीव कर रही हूँ तो मेरा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो किस टाइप का होगा, वो भी इंटीजर टाइप के लिए होगा। तो वो क्या है मेरे पास, वो है मेरे पास %d। उसके बाद मेमोरी लोकेशन एलोकेट की गई एड्रेस ऑपरेटर के थ्रू, और आपने वेरिएबल जो शो कर। अब मैं यूज़ करती हूँ स्टेटमेंट। मेरे पास नंबर आ गया यूज़र से। अगर मेरा नंबर 0 से बड़ा है तो मेरी printf की स्टेटमेंट क्या शो करेगी कि जो मेरे पास नंबर है इज पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी कंडीशन मैं क्या लगाती हूँ, एल्स इफ मेरा नंबर जो है वो 0 से अगर छोटा है तो द नंबर इज नेगेटिव। और अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो एल्स स्टेटमेंट में शो करवाऊंगी printf the number is 0। और इसके बाद आपका गेट करेक्टर और आपके पास प्रोग्राम फिनिश। तो बेसिकली मेरे पास है ये प्रोग्राम जिसमें मैंने क्या किया, मैंने इंटीजर टाइप का एक नंबर लिया, यूज़र से कहा एक नंबर एंटर करो। अब अगर मेरी कंडीशन ये ट्रू होती है तो मेरा शो हो जाएगा कि नंबर पॉजिटिव है। अगर मेरी कंडीशन ये ट्रू होती है तो मेरा शो का नंबर इज़ नेगेटिव है। और अगर मेरी कंडीशन दोनों में से कुछ भी ट्रू नहीं होती तो मेरी एल्स स्टेटमेंट शो होगी कि जो नंबर आपका वो 0 है। चलिए जब इसका आउटपुट लेते हैं, आउटपुट जो है मैं ऊपर ले लेती हूँ। यूज़र ने किया है एंटर अ नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने नंबर एंटर किया 20, ठीक है। इस स्टेटमेंट को शो करते हुए आपका जो है स्टेटमेंट शो होगी। तो फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर किया 20। अब आपके पास ये कंडीशन चेक होगी, नंबर में आपके पास क्या वैल्यू है 20 आपका 0 से बड़ा है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू होगी। तो आपकी कौन सी स्टेटमेंट शो होगी, द नंबर इज़ पॉजिटिव। तो आपके आउटपुट में जो रिजल्ट शो होगा वो होगा द नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक हो गया। तो ये आपका बेसिकली क्या है, प्रोग्राम का रिजल्ट। अब हम एक और प्रोग्राम की एग्जांपल देखें ताकि आपको इस एग्जांपल की अच्छे से समझ आ जाए, इस कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ आ जाए। तो उसके लिए हम जो है ना एक और प्रोग्राम लिखते हैं। बल्कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये था नंबर आपके पास पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र एंटर करता है -2, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र ने एंटर किया -2, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि -2 जो आपके से बड़ा है तो कंडीशन फॉल्स होगी।
आपका कंट्रोल नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा -2, तो ये कंडीशन आपकी हो गई, सॉरी नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगी तो ये आपकी कंडीशन 2 हो जाएगी, तो आपका जो कंट्रोल है वो ये शो करवाएगा। सही हो गया। चलें जी एक और प्रोग्राम जो है वो लिखते हैं कि एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने टेस्ट स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट लिखना है और डिस्प्ले करवाने हैं उसके ग्रेड्स को डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ये है कि अगर तो स्टूडेंट के मार्क्स 90 या 90 से ग्रेटर आते हैं, 90 के बराबर या 90 से ग्रेटर आते हैं तो ए ग्रेड शो करेगा। ठीक है, अगर 80 से 89 के दरमियान, या बल्कि मैं टेबल बना ही देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर स्टूडेंट के ग्रेड्स जो हैं, स्टूडेंट्स के ग्रेड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 है तो ए ग्रेड शो करेगा। अगर स्टूडेंट्स के ग्रेड 80 से 89 के दरमियान है तो बी, 70 से 79 के दरमियान में तो सी, 60 से 69 के दरमियान में तो डी, और बिलो 60 होंगे तो एफ। तब आपने इस टेबल को शो कर यूज़ करते हुए ग्रेड जो है डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। अगेन जब भी अपने प्रोग्राम लिखना है तो हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होती हैं आपने, तो हैश include stdio.h, दूसरी लाइब्रेरी हैश include conio.h, void main का फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद अब मैं क्या करती हूँ, मैं यूज़र से स्कोर लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ इन टाइप का स्कोर, क्लियर स्क्रीन करवाती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, मैं यूज़र को कहती हूँ कि एंटर स्कोर करे अपने, एंटर स्कोर, और स्कैन एफ के साथ जो है आपके जो स्कोर्स हैं डी फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हुए एंटर होंगे। ठीक है, अब मेरे पास कंडीशंस आती हैं कि अगर इफ़ मेरे जो भी स्कोर यूज़र ने एंटर किया है वो स्कोर्स 90 के इक्वल या 90 से ग्रेटर होंगे तो शो हो, प्रिंट एफ में शो हो ग्रेड इज ए। ठीक है, एज इफ स्कोर अगर आपके इक्वल्स टू या 80 से 80 के इक्वल या ग्रेटर देन और लेस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 हों तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वो शो हो ग्रेड, बल्कि शो हो आपके पास ग्रेड इज बी। इफ़ उसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन है, एल्स इफ अगेन आ जाएगा एक, एल्स इफ अगर स्कोर आपके पास जो यूज़र ने एंटर किए हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 हो, उस केस में आपके पास क्या शो हो, प्रिंट एफ के स्टेटमेंट के थ्रू आपको शो हो ग्रेड इज सी। उसके बाद 60 वाला केस भी है आपके पास, एल्स इफ स्कोर जो है देन इक्वल्स टू 60 हो तो क्या शो हो, ग्रेड इज डी। ठीक है, और उसके बाद अभी सारी कंडीशन पूरी होगी, अब एफ वाला रह गया। अब लास्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन के लिए लास्ट कंडीशन को मैं यहीं पर लिख देती हूँ,
उसके बाद मेरे पास लास्ट होगी एल्स के लिए कंडीशन, तो लास्ट पे एल्स आ जाएगा। ग्रेड इन सारी कंडीशंस को फिल कुछ भी ना करता हो तो आपके पास प्रिंट एफ में शो हो ग्रेड इज एफ। उसके बाद लास्ट पे गेट करेक्टर और आपके पास प्रोग्राम फिनिश। ठीक है, तो इसमें क्या किया, इसमें यूज़र ने एक नंबर एंटर करना है। ठीक है, अब उसकी जो नंबर है वो आपके पास स्कोर है, यूज़र ने स्कोर एंटर करना है। लेट्स सपोज यूज़र ने स्कोर एंटर कर दिया 74। यहाँ पर आएगा सबसे पहले यूज़र के लिए आउटपुट शो होगी। आउटपुट में आएगा सबसे पहले एंटर स्कोर। लेट्स सपोज यूज़र ने एंटर कर दिया 74। अब कंडीशन चेक हो गई, यहाँ पर आ गया आपके पास 74। स्कोर यहाँ पे चेक हो 74 इज इक्वल टू 90। कंडीशन फॉल्स, ये स्टेटमेंट रन नहीं करेगी। नेक्स्ट पे आई कंडीशन पे, नेक्स्ट कंडीशन में देखा 74 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। कंडीशन फॉल्स, अगेन नेक्स्ट में चली जाएगी। 74 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, इसका मतलब यह की कंडीशन ट्रू हो गई, तो आपकी स्टेटमेंट क्या शो होगी कि ग्रेड इज सी। तो आपके आउटपुट में क्या शो हो जाएगा कि ग्रेड इज सी। तो बेसिकली ये था आपके पास टॉपिक जिसके अंदर आपने इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट को पढ़ा इन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स। दो तरह के हमने प्रोग्राम सॉल्व किए हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर को यूज़ किया है। अब इसमें आपके पास 74 मार्क्स थे, तो यूज़र ने जब आपके 74 मार्क्स ऐड किए तो फर्स्ट कंडीशन को चेक किया जो कि फॉल्स थी, सेकंड कंडीशन को चेक किया वो भी फॉल्स थी, थर्ड कंडीशन पे जाके आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि 74 जो है वो 90 से बड़ा नहीं हो सकता, ना ही बराबर है, इसलिए कंडीशन फॉल्स। 80 के इक्वल या बड़ा या इक्वल नहीं हो सकता, कंडीशन फॉल्स, इसलिए ये कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए ग्रेड सी शो हुआ है। तो बेसिकली होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई है। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो देन यू में आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।